प्रेडिक्शन ऑफ पीरियड, ब्लॉक एंड ग्रुप। किसी भी एलिमेंट का हम ग्रुप, पीरियड एंड ब्लॉक कैसे फाइंड आउट करेंगे, समझ में आ रहा है? किसी भी एलिमेंट का हम पीरियड, ब्लॉक एंड ग्रुप कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ध्यान में रखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले लिखा जाएगा। सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद उसमें जो हायर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आएगा जिसको n बोला जाता है, n की वैल्यू जहां पे हायर होगा वो क्या होगा, उसका पीरियड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पीरियड। और लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में भरा जाएगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में भरा जाएगा वो क्या हो जाएगा, ब्लॉक। क्या हो जाएगा, ब्लॉक। ग्रुप को जानने के लिए हमें ब्लॉक का हेल्प लेना पड़ेगा। कौन से ग्रुप का एलिमेंट है वो हर ब्लॉक के लिए हर अलग अलग रूल है, समझ आ रहा है? तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे हम, पीरियड। कौन से पीरियड का एलिमेंट है, तो उसके लिए पहले क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद उसमें हायर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होगा वो क्या होगा, पीरियड। लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में जाएगा वो क्या हो जाएगा, ब्लॉक। ग्रुप के लिए हर ग्रुप का अलग अलग हम, मतलब हर ब्लॉक के लिए हम अलग अलग वहां पे डिस्कशन करने वाले हैं कि क्या रूल होगा। तो सबसे पहले यहां पे हायर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, हायर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, हायर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पीरियड। समझ में आ रहा है? लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन ऑर्बिटल इज इक्वल टू ब्लॉक। क्या हो जाएगा, ब्लॉक। अब ये दो चीजें फाइंड आउट कर लिया आपने। अगर ब्लॉक में ग्रुप जानने के लिए आपको ब्लॉक का हेल्प लेना पड़ेगा। तो अगर एस ब्लॉक एलिमेंट है, ब्लॉक में एस ब्लॉक है, तो ग्रुप कैसे फाइंड आउट करेंगे? एस ब्लॉक एलिमेंट जो है दो टाइप का कॉन्फ़िगरेशन देगा, आइदर NS1 और NS2, NS1 और NS2। तो NS1 और NS2, S में जितना इलेक्ट्रॉन होगा एस ब्लॉक के लिए उतना ही उसका क्या होगा, ग्रुप नंबर। क्या होगा, ग्रुप नंबर। तो अगर NS1 है तो ग्रुप 1, NS2 है तो ग्रुप 2। ये रूल किसके लिए है, फॉर एस ब्लॉक एलिमेंट, फॉर एस ब्लॉक एलिमेंट। नहीं समझा? एस ब्लॉक के बाद हम डिस्कस करेंगे पी ब्लॉक। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है पी ऑर्बिटल में उसको क्या बोलेंगे, पी ब्लॉक। और पी ब्लॉक एलिमेंट है तो पीरियोडिक टेबल को थोड़ा ध्यान में रखेंगे। सबसे लेफ्ट में कौन आता है, एस। मिडिल में कौन आता है, डी। डी के बाद कौन आता है, पी। तो एस में दो ग्रुप है, पी डी में टोटल 10 एलिमेंट होते हैं, तो 2 + 10 कितने हो गए, 12। तो इधर मैं लिखूंगा 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन np ऑर्बिटल, इन np ऑर्बिटल। ये समझ में आया है? तो p ब्लॉक का अगर एलिमेंट है, ग्रुप पहचानना है, तो क्या लिखेंगे, 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन np, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन np। ये समझ में आ रहा है आपको? और अगर d ब्लॉक है, क्या है, d ब्लॉक, तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ns ऑर्बिटल, इन ns ऑर्बिटल प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n-1d, n-1d। तो ns के इलेक्ट्रॉन और n-1d के इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दीजिए। क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ns, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n-1d, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n-1d। तो ns प्लस n-1d के इलेक्ट्रॉन को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो दोनों को ऐड करने के बाद जो नंबर मिलेगा, इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है, जो नंबर मिलेगा वो क्या होगा, ग्रुप होगा। किसके लिए, डी ब्लॉक के लिए। ये समझ में आ रहा है? और अगर फोर्थ ब्लॉक कौन सा होता है, एफ ब्लॉक। समझ में आ रहा है? और एफ ब्लॉक एलिमेंट है तो हमेशा ग्रुप थर्ड होगा। क्या होगा, ग्रुप थर्ड। उसके लिए फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट present in
थर्ड ग्रुप कहां पे प्रेजेंट है ये थर्ड ग्रुप एस ब्लॉक एलिमेंट प्रेजेंट इन थर्ड ग्रुप ये समझ में आ रहा है हाउ टू फाइंड आउट द पीरियड ब्लॉक एंड ग्रुप पहला फाइंड आउट द पीरियड कैसे फाइंड आउट करेंगे हायर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n is equal to period लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन ऑर्बिटल ब्लॉक ग्रुप के लिए क्या करेंगे अगर s ब्लॉक का एलिमेंट है ये दोनों फाइंड आउट करने के बाद ग्रुप पे जाएंगे अगर s ब्लॉक एलिमेंट है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन s ऑर्बिटल 1 है तो ग्रुप 1 2 है तो ग्रुप 2 p के लिए क्या करेंगे 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन np d के लिए क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ns प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n-1 d और अगर f ब्लॉक एलिमेंट है तो हमेशा किस में होगा थर्ड ग्रुप कहां पे होगा थर्ड ग्रुप ये ध्यान रखिए ना कुछ एग्जांपल की बात करें स्टूडेंट यहां पे अगर सोडियम ले लिया जाए एटॉमिक नंबर 11 होता है समझ में आ रहा है यहाँ पे मैं स्ट्रोंटियम ले लूं 38 समझ पा रहे हैं इसका एटॉमिक नंबर 38 है अगर मैं यहाँ पे आर्सेनिक ले लूं 33 अगर मैं टीन ले लूं एसएन एटॉमिक नंबर 50 इन एलिमेंट का हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है पीरियड ब्लॉक एंड ग्रुप तो सबसे पहले क्या करना था आपको फर्स्ट राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब अगर एटॉमिक नंबर 11 है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 2 पब्लिक लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पे आया s समझ में आ रहा है हायर नंबर क्या है थर्ड तो इसके लिए मैं क्या लिखूं n की वैल्यू क्या है थर्ड तो क्या लिख देंगे थर्ड पीरियड समझ में आ रहा है अब लास्ट इलेक्ट्रॉन किधर गया है बोलो s ऑर्बिटल में क्या लिख दूं मैं s ब्लॉक क्या लिख दूं s ब्लॉक ग्रुप के लिए क्या लिखेंगे बोलो ग्रुप के लिए कितना इलेक्ट्रॉन है 1 तो ये क्या हो जाएगा ग्रुप 1 हो गया तो ये किसके लिए था सोडियम के लिए सोडियम बिलोंग थर्ड पीरियड s ब्लॉक ग्रुप 1 सोडियम किसको बिलोंग करता है थर्ड पीरियड s ब्लॉक ग्रुप 1 समझ में आ रहा है तो आपसे अगर कभी पूछा जाए कि सोडियम कहां पे है तो ये आंसर देंगे कि सोडियम थर्ड पीरियड के s ब्लॉक के ग्रुप 1 में सिमिलरली स्ट्रोंटियम 38 क्या लिखेंगे 4s 3d 10 कैसे 10 20 30 हुआ समझ में 46 5s2 समझ पा रहे हैं अब ये जो स्ट्रोंटियम है कौन से पीरियड का एलिमेंट है फिफ्थ पीरियड कौन से पीरियड का है फिफ्थ कौन से ब्लॉक का है लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन s तो ये क्या हो गया फिफ्थ पीरियड समझ में आ रहा है s ब्लॉक और ग्रुप 2 समझ में आ रहा है आंसर लिख पाएंगे हम इसी प्रकार से आर्सेनिक इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा आर्सेनिक 30 मैं आपको बता दूं D10 तक में 30 हो जाता है काउंट करो तो ये यहां से लेके यहां तक लिख पाएंगे 30 हो गया D10 तक अब क्या आएगा 43 क्या आ जाएगा 43 समझ में आ रहा है अब हायर नंबर यहां से देखिए यहां तक क्या है 4 है तो क्या हो जाएगा 4 पीरियड लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पे आया T में क्या लिखेंगे T ब्लॉक कितने इलेक्ट्रॉन है T क्या होगा ग्रुप बोलो फिर से देखो ग्रुप 15 कैसे 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन np s के लिए रूल अलग और p के लिए रूल अलग नहीं समझा वहां पे ऑलरेडी 12 है जितना इलेक्ट्रॉन है उसमें 12 ऐड कर देना 3 इलेक्ट्रॉन है ना p में कितने 3 तो 12 ऐड करो कितना होगा 50 फिर आर्सेनिक कौन से ग्रुप का एलिमेंट है ग्रुप 50 समझ में आ रहा है ग्रुप 50 और कौन है p ब्लॉक समझ में आ रहा है और फोर्थ p ये समझ में आ रहा है सिमिलरली टीन टीन का एटॉमिक नंबर क्या है 50 कैसे फाइंड आउट करेंगे
2p6, 3h2, 3p6, 4h2, 3d10, यहाँ पर 30 हो जाता है। अब क्या लिखेंगे 4p6, तो क्या लिखेंगे 5h2, समझ में आ रहा है 4d देन 4p नहीं 5h 5p क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर काउंट करो 10 20 30 38 48, समझ में आ रहा है। कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन कार्बन की फैमिली का है और कौन से सेल में प्रेजेंट है फिफ्थ, तो पीरियड क्या हो जाएगा फिफ्थ पीरियड, समझ में आ रहा है। ब्लॉक क्या होगा पी ब्लॉक, ग्रुप क्या होगा 2 + 12 14, समझ पा रहे हैं आप लोग, नहीं समझा। कुछ ऐसे एलिमेंट ले लूं, एस और पी के जो एग्जांपल ले लिया हमने कि कैसे फाइंड आउट करना है। डी के लिए क्या होगा, तो अगर मैं स्कैंडियम ले लूं 21, समझ में आ रहा है, फिर आयन ले लूं Fe26, ये समझ में आ रहा है आपको। निकल भी ले सकते हैं 28, अगर मैं यहाँ पे क्रोमियम 24 ले लूं, कॉपर 29 ले लूं, तो कैसे सॉल्व कर पाएंगे। कोई एक दो बताऊंगा मैं ना 1h2 2h2 2p6 3h2 क्या हो जाएगा 3p6 4h2 कितना हुआ 20, क्या लिखूं 3d1, समझ में आया। अब यहाँ हायर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है 3 या 4 हायर नंबर, मैंने ये बोला है क्या लास्ट में जो प्रेजेंट है, हमने क्या बोला हुआ है कि हायर प्रिंसिपल, तो हायर तो 4 ही है ना, भले ये लास्ट में 3 आया बट हायर कौन सा नंबर है 4, नहीं समझा, इसलिए क्या लिखेंगे कौन सा पीरियड क्या है ये n की वैल्यू 4, समझ में आ रहा है, इट इज अ फोर्थ पीरियड। लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन d ऑर्बिटल, तो क्या लिखेंगे d ब्लॉक, क्या लिखेंगे d ब्लॉक, समझ पा रहे हैं आप लोग। अब इसके ग्रुप कैसे पहचानेंगे, ग्रुप के लिए रूल क्या लिखा है देखो जरा, कैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ns प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n-1d, दोनों को काउंट करो, s में कितने 2, d में कितने 1, 2 + 1 3, क्या लिखो कौन सा ग्रुप का एलिमेंट है ये थर्ड ग्रुप, समझ पा रहे हैं, स्कैंडियम थर्ड ग्रुप का ये एलिमेंट है। निकल 28, यहां तक 20 हो गया 4h2, चलो मैं लिख देता हूं 18 के बाद 3p6 18 होता है 4h2 20, तो क्या हो गया 3d8, समझ पा रहे हैं। अब क्या होगा 2 और 8 कितना हो गया 10, अब पीरियड सेम है फोर्थ पीरियड डी ब्लॉक, और ग्रुप क्या हो जाएंगे, ग्रुप जो होगा वो 10th ग्रुप, कैसे 10 8 + 2, क्रोमियम में क्या होगा यहाँ पे 4s2 नहीं, क्रोमियम एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन याद है 4s1 3d5, समझ पा रहे, तो ये भी फोर्थ पीरियड डी ब्लॉक बट 5 + 1 6, कौन से ग्रुप का एलिमेंट है 6, नहीं समझा। सेम कॉपर में भी क्या आता है आपको याद है 4s1 3d10, क्या हो जाएगा 11, समझ पा रहे हैं आप लोग, इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं, आया ना। कुछ और एग्जांपल यहाँ लिख दे रहा हूँ, आप आराम से सॉल्व करें। फास्फोरस 50, समझ में आ रहा है, ब्रोमीन 35, ट्रिटियम 39 है, समझ में आ रहा है आपको, ट्रिटियम 39 है, ये ध्यान में रखेंगे। सल्फर 16 है, ये सब पूछा जा रहा है, सॉल्व कर पाएंगे हम लोग, बोलिए जरा। मैग्नीज ले लिया 25, इन सारे एलिमेंट का आप क्या फाइंड आउट करेंगे, ग्रुप पीरियड एंड ब्लॉक हो जाएगा। आफ्टर दिस
अब जब आप ग्रुप पीरियड एंड ब्लॉक फाइंड आउट कर पाएंगे उसके बाद आपको क्या डिस्कस करना है? स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट इसी को बोला जाता है शील्डिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट। एंड Z effective nuclear charge, Z effective nuclear charge, Z effective nuclear charge। दो कॉन्सेप्ट है, स्क्रीनिंग इफेक्ट अलग है, Z effective nuclear charge अलग है। समझ में आया? अब ये होता क्या है वन बाय वन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हम न्यूक्लियस की बात करें, ये पॉजिटिव न्यूक्लियस, ये मेरा फर्स्ट सेल है, ये यहाँ पे सेकेंड सेल, थर्ड सेल, ऐसे यहाँ पे फोर्थ सेल। समझ पा रहे हैं आप लोग? यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, सो मेरे एन सेल में, आउटर सेल यही है, तो ये क्या हो गया एन सेल। ये क्या कहलाएगा n-1, n-2, ये n-3। ये क्या है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। समझ पा रहे हैं? और इधर क्या है आपका इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स क्रिएट हो रहा है वो कौन सा फोर्स होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इसको क्या बोलेंगे? अट्रैक्टिव फोर्स। कौन सा फोर्स? अट्रैक्टिव फोर्स। समझ आया? जब अट्रैक्टिव फोर्स न्यूक्लियस द्वारा यहाँ पे होगा तो ये न्यूक्लियस इस आउटर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, खींच लेगा। समझ में आ रहा है? तो खींचने का पूरा ट्राई करेगा। समझ पाए आप लोग? अब जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा, समझ में आ रहा है, जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन पुल करने की इसकी क्या होगी? कैपेसिटी होगी। उतना ज्यादा ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? तो उतना ही ज्यादा यहाँ पे अट्रैक्शन होगा, और जब अट्रैक्शन होगा तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? कम। समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस क्या हो जाएंगे? कम। ये पॉइंट क्लियर? तो जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, और जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा? डिस्टेंस कम हो जाएगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया? अब ये जो न्यूक्लियर चार्ज है, समझ में आया? ये जो न्यूक्लियर चार्ज है ये इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, आउटर इलेक्ट्रॉन को। तो इनर ऑर्बिटल में n-1 में कुछ ऐसे भी यहाँ पे ग्रुप होंगे, जैसे अब यहाँ पे इनर में क्या क्या हो सकता है? s ब्लॉक हो सकता है, p, d और f। समझ में आ रहा है? तो इनमें कुछ इलेक्ट्रॉन अगर है, इनर में इलेक्ट्रॉन तो रहेगा, अगर आउटर में है तो इनर में भी इलेक्ट्रॉन रहेगा। आया ना? बिना इनर भरे आउटर में जाएंगे क्या? नहीं। तो इनके जो इलेक्ट्रॉन है, समझ पा रहे हैं आप लोग? तो ये इनर इलेक्ट्रॉन और आउटर इलेक्ट्रॉन में क्या होगा? रिपल्सिव फोर्स आएगा। कौन सा फोर्स आएगा? रिपल्सिव फोर्स। नहीं समझ पा रहे? अट्रैक्टिव फोर्स किसके बीच में है? न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन के। और ये इनर में भी इलेक्ट्रॉन तो रहेगा ना, ऐसे न्यूक्लियस होता है, पॉजिटिव चार्ज। ये फर्स्ट सेल हो गया। समझ में आया? यहाँ इलेक्ट्रॉन रहेगा, इधर इलेक्ट्रॉन रहेगा। सेकेंड सेल, इधर भी इलेक्ट्रॉन रहेगा। समझ पा रहे? ऐसे इलेक्ट्रॉन रहेंगे इनमें। सेकेंड में 8 बना दे रहा हूँ। फिर ऐसा थर्ड है ये। अब थर्ड सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, एक या दो जो भी, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर दिया। तो ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, राइट? जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, तो ये फोर्स ऑफ रिपल्सन भी तो होगा ना। क्यों? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा? दोनों सेम चार्ज है ना, तो रिपल्सिव फोर्स होगा। क्या होगा? रिपल्सिव। अब रिपल्सिव फोर्स होगा तो मतलब क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन इसको आने नहीं दे रहा है। समझ पा रहे आप लोग? ये इलेक्ट्रॉन इस आउटर इलेक्ट्रॉन को इनर साइड में आने नहीं दे रहा है, इसको रोक रहा है, रिपेल कर रहा है। समझ पा रहे हैं? तो अब यहाँ पे इनर ऑर्बिटल में अगर s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन है, p में, d में, f में, तो कौन तेजी से रिपेल करेगा? मतलब कौन ज्यादा रोकेगा, कौन आसानी से आने देगा?
तो यहाँ पे मैं साइज की बात कर रहा हूँ। साइज जो है एस ऑर्बिटल का ऐसा मान लो छोटा सा, p थोड़ा बढ़ जाएगा, d और बड़ा हो जाएगा और f और, समझ में आ रहा है? अब अगर यहाँ पे s ऑर्बिटल इनर में तो साइज कम है, तो उसके इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? सपोज 2-3 इलेक्ट्रॉन है तो उसके इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? पास पास होंगे। तो ये आउटर इलेक्ट्रॉन जब आएगा तो इनके बीच में क्या होगा? रिपल्सन ज्यादा। रिपल्सन ज्यादा मतलब आउटर इलेक्ट्रॉन तो इधर आने नहीं दे रहा है, मतलब इसको क्या कर रहा है? रोक रहा है। समझ में आ रहा है? ये पॉइंट क्लियर? बट p ब्लॉक हुआ तो थोड़ा साइज ज्यादा है कंपेयर टू s, p क्या करेगा? कम रोकेगा, रिपल्सन कम होगा, और d और कम, f क्या करेगा? f का साइज और ज्यादा है ना, तो ये अगर इनर में f ऑर्बिटल है उसका साइज ज्यादा होने की रीजन से ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? आसानी से न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। न्यूक्लियस की तरफ क्या हो जाएगा? अट्रैक्ट हो जाएगा। समझ में? अट्रैक्ट हो रहा है इसका मतलब ये नहीं कि आउटर इलेक्ट्रॉन यहां आ जाए, अट्रैक्शन हो रहा है। तो अट्रैक्शन से क्या होगा? इसके इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस इतना था, इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, यहां तक भी आ सकता है। समझ पा रहे? तो इनके बीच में अब अट्रैक्शन बढ़ने से क्या हो गया? मतलब रिपल्सन कम हुआ ना, तो अट्रैक्शन क्या हो गया? स्ट्रांग हो गया। आप पॉइंट क्लियर समझ पा रहे हैं? तो अट्रैक्शन अगर स्ट्रांग हो गया तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? कम। और अगर अट्रैक्शन मतलब रिपल्सन स्ट्रांग है, अब रिपल्सन कब होगा? जब ये s ऑर्बिटल इनर में होंगे, p में होंगे तो इसके कंपेयर में थोड़ा कम, d में और कम, f में बहुत कम। समझ में आया? तो ये जो रोक रहा है ना, जो रिपेल कर रहा है, इसी को बोला जाता है स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्या बोला जाता है? स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग मतलब क्या? रोकना ना। कौन अच्छे से रोक पाएगा आउटर इलेक्ट्रॉन को? इसका साइज कम। समझ पा रहे हैं? इसका साइज कम। कौन नहीं रोकेगा, जाने देगा? F। क्यों? साइज ज्यादा। अब साइज ज्यादा है ना, इस ये F ऑर्बिटल क्या करेगा? आउटर इलेक्ट्रॉन को आसानी से आने देगा, मतलब बोलेगा जा भाई तेरे जाने से मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, राइट? तो ये आउटर इलेक्ट्रॉन को अलाउ कर देगा। क्या कर देगा? अलाउ। और न्यूक्लियस की तरफ क्या हो जाएगा? अट्रैक्ट हो जाएगा। ये भी बोलेगा कि जा तू भी अपनी जिंदगी जी ले, राइट? तो होता क्या है कि जितना कम साइज उतना ज्यादा प्रोटेक्शन होगा, उतना ज्यादा शील्डिंग होगा, उतना अच्छा रोकेगा आउटर इलेक्ट्रॉन को। जितना ज्यादा साइज होगा आउटर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को ये आसानी से अट्रैक्ट होने देगा, किधर? टुवर्ड्स न्यूक्लियस। पॉइंट क्लियर? यहां तक कोई डाउट? ये पॉइंट क्लियर हो गया? तो अब यहाँ एक पॉइंट मैं लिख रहा हूं कि अब इसी इफेक्ट को मैंने क्या बोला? शील्डिंग इफेक्ट, राइट? तो जितना अच्छा शील्डिंग इफेक्ट होगा उतना डिस्टेंस उनके बीच में होगा। तो मैं क्या लिख सकता हूं? गुड शील्डिंग इफेक्ट, गुड इन साइज, गुड इन साइज। समझ पा रहे हैं? दोनों के बीच का डिस्टेंस उतना ही ज्यादा हो। ये समझ में आ रहा है? यहां तक कोई डाउट है? ये पॉइंट क्लियर है? तो ये ध्यान रखें। अब ये जब न्यूक्लियस और इनके बीच में जो अट्रैक्शन हो रहा है वो क्या है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, राइट? अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है न्यूक्लियर चार्ज के इक्वल होना चाहिए। ध्यान देंगे, Z इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, Z इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ये किसके इक्वल होना चाहिए? Z के। Z क्या है? न्यूक्लियर चार्ज। Z क्या है? न्यूक्लियर चार्ज। ध्यान देना, इसको समझेंगे। Z इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसके इक्वल होना चाहिए? Z के। समझ में आ रहा है? कि और Z क्या है आपका? न्यूक्लियर चार्ज है, इसके इक्वल होना चाहिए। बट होता क्या है? इनर में ऑर्बिटल है जो इसको रोक भी रहा है ना, और वो रोक क्या रहा है? शील्डिंग इफेक्ट। तो अब शील्डिंग इसको रोक रहा है, तो शील्डिंग इफेक्ट का यहाँ पे क्या इफेक्ट होगा? माइनस या प्लस? माइनस। नहीं समझा? इन दोनों के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, समझ में आ रहा है? तो अट्रैक्शन किसकी वजह से होता है? न्यूक्लियर चार्ज। तो टोटल इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसके इक्वल होना चाहिए? Z के। बट होता क्या है? यहाँ शील्डिंग आ जाता है, तो शील्डिंग की वजह से अब जितना शील्डिंग होगा उतना रोकेगा भी ना। समझ पा रहे हैं? तो शील्डिंग क्या है? इसी को बोलते हैं स्क्रीनिंग कांस्टेंट। स्क्रीनिंग कांस्टेंट। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है या नहीं?
तो Z effective nuclear charge which is equal to Z minus sigma, where Z is a nuclear charge, sigma is a screening constant. समझ में आ रहा है? स्क्रीनिंग कांस्टेंट सिग्मा की वैल्यू भी होती है, इसका कैलकुलेशन भी होता है बाय यूजिंग स्लैटर लॉ, बट हमें वो नहीं पढ़ना है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो सिग्मा का कैलकुलेशन हमें डिस्कस नहीं करना, हम खाली इतना बोलेंगे यहाँ पे कि जब आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे, जब आप पीरियोडिक टेबल में अक्रॉस द पीरियड लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो होता क्या है, न्यूक्लियर चार्ज वहां पे बढ़ता है। न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, बढ़ता है। अब जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इस न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा। नहीं समझा? न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा ना तो आउटर इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में क्या हो रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया। पॉइंट क्लियर हुआ? तो लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड Z इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, बढ़ेगा। एंड टॉप टू बॉटम क्या होता है, फर्स्ट सेल से सेकंड सेल में थोड़ा सा बढ़ता है, उसके बाद क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट। तो टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप पहले जो है फर्स्ट सेल से सेकंड सेल में, जैसे लिथियम और सोडियम में आएंगे तो लिथियम का कम, सोडियम का Z इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। उसके बाद पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम सबके वैल्यू कांस्टेंट होंगे। क्या होंगे, कांस्टेंट। ये समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं कि इन अ ग्रुप न्यूक्लियर चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट, न्यूक्लियर चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट। तो यहाँ पे across the period Z effective nuclear charge increases, Z effective nuclear charge increases। समझ में आया? तो Z effective nuclear charge बढ़ेगा across the group। होता क्या है, फर्स्ट सेल से सेकंड सेल में बढ़ेगा। मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं, रिमेन्स कांस्टेंट अक्रॉस द ग्रुप Z इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कांस्टेंट। समझ पा रहे हैं? ये ध्यान रखें, जैसे लिथियम का सोडियम से कम होता है, बट सोडियम और पोटेशियम का सेम, रुबिडियम का भी सेम, सीजियम का भी सेम, तो इनका Z इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। खाली यहाँ पे ही ये ध्यान में रखिए। ये पॉइंट क्लियर हो गया? एक बार फिर से इसको अगर हम समझना चाहें तो आउटर इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, समझ में आ रहा है, वो किसकी वजह से, न्यूक्लियर चार्ज, ये अट्रैक्ट करता है। जो यहाँ पे आउटर इलेक्ट्रॉन को ये रोक रहा है, ये क्या है, शील्डिंग। क्या है, शील्डिंग। इसको क्या बोलते हैं, शील्डिंग इफेक्ट। अब शील्डिंग इफेक्ट में अगर यहाँ पे n-1 सबसेल में अगर ये s ऑर्बिटल आ रहा है तो उसकी साइज क्या है, कम, तो ये क्या करेगा, अच्छा प्रोटेक्ट करेगा। p आया थोड़ा कम, d आया तो पुअर, समझ में आ रहा है, और f आया तो वेरी पुअर। तो यहाँ पे ऐसे बोल देंगे s ऑर्बिटल है तो हम लिखेंगे गुड, वेरी गुड शील्डिंग इफेक्ट। क्या लिखेंगे, वेरी गुड शील्डिंग इफेक्ट, वेरी गुड शील्डिंग इफेक्ट। और p में क्या होगा, गुड शील्डिंग इफेक्ट, और इसमें पुअर शील्डिंग इफेक्ट, और इसमें वेरी पुअर शील्डिंग इफेक्ट, वेरी पुअर शील्डिंग इफेक्ट। और हमने क्या पढ़ा है कि गुड शील्डिंग इफेक्ट, गुड इन साइज। समझ पा रहे हैं आप लोग? ये पॉइंट क्लियर हो रहा है? तो ये टोटली इनर ऑर्बिटल के ऊपर डिपेंड करता है, कौन सा ऑर्बिटल है उसके अकॉर्डिंग वहां पे शील्डिंग होगा। समझ में आ रहा है? और उसके अकॉर्डिंग उसके साइज में वेरिएशन होगा। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है? अब ये कहां पे यूज होगा, शील्डिंग इफेक्ट एंड Z इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये साइज और बाकी फैक्टर में यूज होंगे। तो अब यहां हम डिस्कस करने वाले हैं एटॉमिक रेडियस। क्या डिस्कस करेंगे, एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस क्या होता है? अगर मैं एटॉमिक रेडियस की बात करूं तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है, हम यहां पे ऐसे न्यूक्लियस बना दिया, ये मेरा ऑर्बिट है, ऐसा, यहां पे कोई इलेक्ट्रॉन है, समझ में आ रहा है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो
is center of the nucleus एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच के जो डिस्टेंस होते हैं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच का जो डिस्टेंस होते हैं वही क्या होता है, एटॉमिक रेडियस। क्या होता है, एटॉमिक रेडियस। तो हाउ टू डिफाइन, कैसे डिफाइन करेंगे, the distance between center of the nucleus and outermost electron, center of the nucleus and outermost electron are known as atomic radii, known as atomic radii। तो atomic radii क्या है, distance between center of the nucleus and outermost electron। समझ पा रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन जो है अगर बोला जाए तो इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कैसे करते हैं, लाइक एज अ वेव, वेव की तरह ट्रेवल करता है। तो जो वेव की तरह ट्रेवल करेगा तो क्या उसका एग्जैक्ट एटॉमिक रेडियाई कैलकुलेट करना पॉसिबल है, नहीं। समझ पा रहे हैं आप लोग। तो किसी भी एलिमेंट का हम एग्जैक्ट एटॉमिक रेडियाई कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो वहां पे क्या होता है कि जैसे ये ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रोटेट हो रहा है, समझ में आ रहा है, मतलब एज अ वेव ये ट्रेवल कर रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज वहां पे होगी, समझ पा रहे हैं, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी जो होगी, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी डिस्टेंस का जो होगा मेजॉरिटी वही कैलकुलेट किया जाता है। एक्यूरेट कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है। जब ये ट्रेवल करेगा इस ऑर्बिट में, राइट, तो डिस्टेंस कैलकुलेट किया जाएगा, कहीं ज्यादा कहीं कम ऐसा। तो जहां से ज्यादा एक्यूरेट मिल रहा है उसी को हम क्या मानेंगे, इसका एटॉमिक रेडियस। समझ में आ रहा है आपको। अब ये सोचो कि इसको हम एग्जैक्ट निकाल पाए तो पॉसिबल नहीं है। रीजन क्या है, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे वेव की तरह ट्रेवल करते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन है, राइट, वेव ऐसे ही होते हैं, राइट, ऐसा इस तरह से ये ट्रेवल कर रहा है। पॉसिबल है क्या एग्जैक्ट डिस्टेंस निकालना, यहां से ज्यादा हो गया तो यहां से कम भी हो रहा है। तो ये हो गया एटॉमिक रेडियस। क्या हो गया, एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक एलिमेंट की जो एटॉमिक रेडियाई है, अगर मेटल है तो मेटल के केस में मेटेलिक रेडियाई देखा जाता है। क्या देखा जाता है, मेटेलिक रेडियाई। नॉन मेटल है तो वहां पे क्या देखेंगे, कोवेलेंट रेडियाई। जहां पे कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे तो उनके बीच में क्या होगा, कोवेलेंट रेडियाई। समझ में आ रहा है। एक बॉन्ड होता है वैन डेर वाल्स फोर्सेस, समझ में आ रहा है, वैन डेर वाल्स फोर्सेस। तो जिस गैसियस मॉलिक्यूल में वैन डेर वाल्स फोर्सेस गैसियस मॉलिक्यूल में होते हैं, कहां पे होते हैं, गैसियस में। तो जिस गैसियस मॉलिक्यूल में वैन डेर वाल्स फोर्सेस प्रेजेंट होंगे, क्या प्रेजेंट होंगे, वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो उस मॉलिक्यूल में जो रेडियाई प्रेजेंट होगा कौन सा होगा, वैन डेर वाल्स रेडियाई। कौन सा रेडियाई, वैन डेर वाल्स रेडियाई। समझ में आ रहा है आपको। तो हम तीन टाइप के रेडियाई पढ़ने वाले हैं। पहला डिस्कस करने वाला हूं मैं कोवेलेंट रेडियाई। कौन सा, कोवेलेंट रेडियाई। अब कोवेलेंट रेडियाई क्या होता है स्टूडेंट, कि कोवेलेंट मॉलिक्यूल के इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का जो हाफ होता है, दो एटॉमिक न्यूक्लियाई है जो कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, राइट, उनके इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, वो कोवेलेंट रेडियाई। समझ पा रहे हैं। तो ये कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं वो जरा देखिए कि ये एक एटॉमिक मॉलिक्यूल है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे ये न्यूक्लियस है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है यहाँ पे। अब ये जो मॉलिक्यूल है ना, इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बना है, कोवेलेंट। समझ पा रहे हैं। तो अब ये जो देखेंगे तो दोनों एटम के कुछ पार्ट जो है आपस में कॉमन हुए हैं। तो यहां से यहां तक जो डिस्टेंस होगा, अब एटॉमिक रेडियाई क्या होता है, ये पार्ट होता है, बट यहाँ दो दो न्यूक्लियस है, तो दो दो न्यूक्लियस का जो हाफ पार्ट होगा वो क्या हो जाएगा। तो कोवेलेंट मॉलिक्यूल के इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ जो होगा वो क्या हो जाएगा, कोवेलेंट रेडियाई। क्या हो जाएगा, कोवेलेंट रेडियाई। समझ पा रहे हैं आप लोग। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का जो हाफ वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, कोवेलेंट रेडियाई। ये पॉइंट समझ में आ रहा है। अब ये रेडियाई कहां पे होंगे, इन अ कोवेलेंट मॉलिक्यूल। कहां पे, कोवेलेंट मॉलिक्यूल। ऑक्सिलरी कोवेलेंट मॉलिक्यूल का मतलब नॉन मेटल। कहां पे, नॉन मेटल। तो नॉन मेटल जो है, नॉन मेटल एलिमेंट
वो क्या बनाएंगे, कोवेलेंट रेडियाई। क्या बनाएंगे, कोवेलेंट रेडियाई। और मेटल जो है वो क्या बनाएंगे, मेटेलिक रेडियाई। तीसरा जो है, कुछ ऐसे गैसियस मॉलिक्यूल हैं जो वैन डेर वाल्स फोर्सेस प्रेजेंट करते हैं। समझ में आ रहा है, जिनमें वैन डेर वाल्स फोर्सेस होते हैं। तो ऐसे गैसियस मॉलिक्यूल में वैन डेर वाल्स रेडियाई होगा। क्या होगा, वैन डेर वाल्स रेडियाई। ये कोवेलेंट रेडियाई समझ में आ गया हमें। तो मेटेलिक रेडियाई भी ध्यान दीजिए। डेफिनेशन ये सब नोट्स में दिया है, तो मैं यहाँ डिक्टेट नहीं कर रहा हूँ। मेटेलिक बॉन्ड इस तरह से होता है, समझ में आ रहा है, ये केस। तो इनके बीच का जो, अब रेडियाई का डेफिनेशन तो वही है, समझ में आ रहा है। इनके भी इंटरलिंगुअल डिस्टेंस एग्जैक्ट हाफ क्या हो जाएगा, ओ मेटेलिक रेडियाई। अब यहाँ ध्यान देंगे, इन दोनों में किसका रेडियाई ज्यादा है, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है, कॉमन पार्ट आ रहा है, कोवेलेंट, तो दोनों में शेयर हो रहा है। समझ में आ रहा है, दोनों में शेयर हो रहा है। यहाँ कोई शेयर हो रहा है क्या, नहीं। तो मेटेलिक रेडियाई क्या होगा, हमेशा ज्यादा होगा, किससे, कोवेलेंट रेडियाई से। समझ में आ रहा है। द थर्ड पार्ट जो है वो है वैन डेर वाल्स रेडियाई। क्या है, वैन डेर वाल्स। वैन डेर वाल्स रेडियाई। वैन डेर वाल्स रेडियाई क्या होता है कि जैसे कोई मॉलिक्यूल है, राइट। अब मॉलिक्यूल को होल्ड करने के लिए एक फोर्स आता है, वो फोर्स है हमारा वैन डेर वाल्स। ये एक मॉलिक्यूल है, राइट। ये भी ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड जैसा है, समझ पा रहे हैं आप। अब यहाँ पे इस तरह से दूसरा, समझ पा रहे हैं नहीं, ये दो मॉलिक्यूल हैं, इनके बीच में एक फोर्स होगा। उस फोर्स को क्या बोला जाएगा, वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या बोला जाएगा, वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जिस गैसियस मॉलिक्यूल में वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, समझ में आ रहा है। अब ये दो मॉलिक्यूल है, इनके बीच में ये डिस्टेंस होगा, समझ में आ रहा है। तो इनके इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, समझ पा रहे हैं, उसका एग्जैक्ट हाफ वैल्यू क्या हो जाएगा, ये पूरा डिस्टेंस और ये हाफ है, तो हाफ वैल्यू क्या हो जाएगा, वैन डेर वाल्स रेडियाई। इसको क्या बोलेंगे, वैन डेर वाल्स रेडियाई। इसको क्या बोलेंगे, मेटेलिक रेडियाई। और ये क्या है, कोवेलेंट रेडियाई। समझ पा रहे हैं। अब ये जो रेडियाई है, ऑलमोस्ट इसका क्या हो रहा है, डबल दिख रहा है। ऑलमोस्ट इसका क्या होगा, डबल होगा। तो मैं ऐसे लिखूंगा कि वैन डेर वाल्स रेडियाई जो है ऑलमोस्ट 2 टाइम कोवेलेंट रेडियाई, 2 टाइम कोवेलेंट। समझ में आ रहा है आपको। तो अगर किसी भी एटम की रेडियाई की बात करें, तो एटॉमिक रेडियाई सबसे ज्यादा कहां पे होगा, तो एटॉमिक रेडियाई की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा वो होगा वैन डेर वाल्स रेडियाई, देन मेटेलिक रेडियाई, देन कोवेलेंट रेडियाई। कहां पे होगा, वैन डेर वाल्स रेडियाई, देन मेटेलिक रेडियाई, देन कोवेलेंट रेडियाई। समझ में आया। अब ये वैन डेर वाल्स रेडियाई कहां पे होगा, लाइक ऐसा गैसियस मॉलिक्यूल जिसमें वैन डेर वाल्स फोर्सेस होंगे, लाइक ऐसा नोबल गैसेस, इसमें नोबल गैसेस। सो नोबल गैसेस में वैन डेर वाल्स फोर्सेस होता है, इसलिए यहाँ पे क्या होता है, वैन डेर वाल्स रेडियाई होता है। और ये मेटल जैसे ग्रुप 1 ग्रुप 2, ये सब जितने भी मेटल है, इनके ये मेटल के बीच में मेटेलिक बॉन्ड होता है, तो मेटेलिक रेडियाई प्रेजेंट होगा। मेटेलिक रेडियाई हमेशा ज्यादा होते हैं, किससे, कोवेलेंट से। किससे, कोवेलेंट से। समझ में आ रहा है। और कोवेलेंट रेडियाई सबसे कम। समझ पा रहे हैं आप लोग। जैसे नॉन मेटल है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सारे क्या है, नॉन मेटल। इनका रेडियाई हमेशा लिथियम से भी कम है। समझ में आ रहा है। तो ये रेडियाई का पॉइंट है, यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। डेफिनेशन तीनों का हम नोट से लिखेंगे, इतना लिख लीजिए।